ग्वालियर में रघुनंदन प्रसाद जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। वहीं एक सोसाइटी के सामने छोटी सी कॉलोनी में 1 एकड़ भूमि में उन्होंने आम व अमरूद का बगीचा भी लगा रखा था। पास में ही एक तरफ 250 वर्ग गज में 3 BHK मकान में पत्नी माया व 2 पुत्र राम व श्याम के साथ रहते थे। लंबी बीमारी के चलते एक दिन उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाकर बतलाया कि मेरा अब अंतिम समय निकट है, अतः मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो। आम के बगीचे के मध्य में एक बरगद का पेड़ बहुत पुराना लगा हुआ है। उसके 100 कदम पूर्व की ओर चलने पर भूमि के अंदर लगभग 2.5 फुट गहरा खोदने पर एक तांबे का कलश सोने की मोहरों से भरा हुआ रखा है। बहुत आवश्यकता होने पर ही दोनों भाई आधा आधा बांट लेना तथा मिलकर रहना। यह कहने के आधे घंटे उपरांत उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनकी 13वीं के उपरांत बड़े भाई श्याम को कलश को देखने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई, अतः रात्रि 2 बजे चुपचाप अकेले ही चिन्हित स्थान को खोदने पर कलश रखा हुआ दिखलाई पड़ा, जिसे आनन फानन में जमीन से निकालकर वहाँ से 150 कदम पश्चिम दिशा में गाड़ कर छुपा दिया और घर में आकर आराम से निश्चित होकर सो गया। दूसरे दिन छोटा भाई राम भी उत्सुकतावश निर्देशित स्थान पर प्रातः होते ही गया, तो वहाँ केवल खुदाई हुआ गड्ढा दिखलाई पड़ा, अतः तत्काल बड़े भाई को सूचित किया। राम की बात सुनकर बड़ा भाई के बोला, अरे क्या बात करते हो, यह तो संभव ही नहीं है। हम दोनों को अलावा किसी को यह बात पता ही नहीं था। चलो मौके पर। वहाँ जाकर जगह का मुआयना करने लगा। तभी राम ने कहा कि भाई, इस चोरी की सूचना तो पुलिस को देनी चाहिए ताकि वह चोर की तलाश करने में हमारी मदद करे। लेकिन प्रत्युत्तर में श्याम ने कहा कि घटना की सूचना पुलिस को देनी आवश्यक नहीं है। मुझे चोर के बाबत अच्छी तरह से ज्ञात है। अतः राम ने जब पूछा कि फिर शीघ्र बतलावें, इसको उत्तर में श्याम ने कड़क कर कहा राम से कि यह कार्य केवल तुमने ही किया है। तुम ही ने इस कलश को गायब किया होगा, क्योंकि इस गुप्त जानकारी बाबत हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था, इसलिए यह अभी तक सुरक्षित था। अतः इस आचरण के कारण तुम शीघ्र घर से निकल जाओ तुरंत। बड़े भाई के अकस्मात इस आचरण से दुखी होकर राम घर से अचंभित होकर जंगलों की ओर निकल गया। चलते चलते सुबह से शाम फिर रात्रि हो गई। अंधेरा हो जाने से जंगल में सुरक्षित स्थान खोजते खोजते वह एक चट्टान पर चढ़ गया। सोचा जंगली जानवरों से बचने के लिए यही स्थान उपयुक्त होगा। चट्टान पर जमीन को साफ कर कुर्ता उतार कर बिछाया व लेट गया कि अचानक वह चट्टान से लुढ़क कर नीचे समतल स्थल पर तेजी से आकर गिर पड़ा। वहाँ 2 चोर पहले से ही बैठकर चोरी की मोहरों का बंटवारा कर रहे थे। राम उन लोगों के मध्य में इस तरह तेजी से गिरा कि वह चोर हतप्रभ होकर मोहरें छोड़ भाग गए। सोचा कि किसी जानवर ने
अकस्मात आक्रमण किया होगा। राम को 5 मिनट बाद जब होश आया तो अपने को सही सलामत पाकर भगवान को शुक्राना किया तथा उक्त स्थान पर थोड़ा दिन निकलने पर पाया कि ढेर सारी मोहरें एक बोरी में तथा कुछ बिखरी हुई हैं, जिन्हें तत्काल समेटकर उस स्थान से विपरीत दिशा में लगभग 2 फर्लांग दूरी पर गड्ढा खोद मोहरें दबा पास की नदी में स्नान कर आगे चल दिया। आगे 4 किलोमीटर चलने पर डाकुओं का गिरोह 2 जीपों में रास्ते में खड़ा था। तलाशी लेने पर जब कुछ नहीं मिला तो सरदार ने नाराज होकर साथियों को आदेश दिया कि अड्डे पर बांध कर ले चलो, बलि देने के तो काम आएगा। डाकुओं की मंशा सुन राम कांप गया, लेकिन उसने अपना मानसिक संतुलन बनाते हुए सरदार से कहा कि मुझे आप लोग बहुत ही सज्जन व धार्मिक व्यक्ति प्रतीत होते हो। यदि मैं आपको ढेर सारी अशर्फियाँ का पता प्रदान कर दूं तो क्या आप मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे? राम के प्रस्ताव पर उसकी सरल एवं निडर वार्ता पर सरदार ने तत्काल राम को स्वीकृति प्रदान कर अशर्फियों बाबत इच्छा प्रकट की, जिसको राम ने जान के बदले सौदा सस्ता जान तुरंत निर्धारित स्थान पर ले जाकर अशर्फी प्रदान कर दी। सरदार बड़ा प्रसन्न हुआ तथा राम के सरल एवं सच्चे व्यवहार से मुग्ध होकर उसको अपना सलाहकार बना साथ रहने की अनुमति प्रदान की। लगभग 1 वर्ष उपरांत राम ने सरदार से अपने घर जाकर माँ की सलामती जानने की इच्छा प्रकट की और ग्वालियर आकर एसपी कार्यालय जाकर उन इनामी डाकुओं बाबत चर्चा की और 400 पुलिसकर्मियों सहित घेरा डाल डाकुओं को गिरफ्तार करवाया। बदले में राम को समुचित सरकार द्वारा इनाम भी प्राप्त हुआ, लेकिन राम ने एसपी साहब से अनुरोध किया कि डाकुओं का एनकाउंटर करना कोई सही कदम नहीं है। इससे तो उनके आश्रित परिवार आगे से आगे बदले की भावना से पनपने लगते हैं। कृपया केंद्र सरकार से समिति का गठन कर इन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए कोई योजना तैयार करें। मंत्री महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलकर चंबल के समस्त डाकुओं से हथियार डलवाकर लिखित में सामान्य जीवन रेखा में परिवर्तित किया गया। परिणाम स्वरूप लूटपाट की घटना न केवल बंद हुई बल्कि इलाके में पूर्ण रूप से जनजीवन सामान्य हो गया तथा बड़े भाई को अपने कर्म के फल के अनुसार ब्याज सहित भुगतना पड़ा। उसके साथ भी किसी ने लालच दिखाकर धोखे से सारा धन हड़प लिया।